आज हम जमात 12वीं की दरसी किताब के हिस्सा नसर से सबक नंबर 5 लेफ्टनी की मुश्किलें इसका मुताला करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है कर्नल मोहम्मद ख़ान। पिछले बाब में हमने पेश दर्स और मुसन्निफ़ से जान पहचान इस पोर्शन को कवर किया है। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम पैराग्राफ नंबर 2 से शुरू करेंगे इसको। गुज़िश्ता बाब में जो हमने देखा था वो कुछ यहाँ से था, ये नौजवान मैं ही था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो यहाँ तक कि हमने उसको कवर किया था। इस बार हम थोड़ा सा उसके बाद वाला पैराग्राफ शुरू करते हैं। याद रहे कि आपने वीडियोस पूरी देखनी है, और जो वीडियो को आप देख रहे हैं उसको पूरी दिलचस्पी और गौर के साथ सुने, ताकि आपको लफ्ज़ों के मीनिंग, अल्फाज के मानी, मफ़हूम व इस्तिलाहात पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, मेरी वीडियो लेंथी ज़रूर होती है, लेकिन उसमें मालूमात बहुत ज़्यादा होती है और मालूमात से पुर होती है। उसका फ़ायदा आपको आइंदा होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 12th का एग्ज़ाम दे देने के बाद इससे जो है गर्ज़ व गायत ख़त्म हो जाएगी। जी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको आइंदा ज़िंदगी में काम आती रहेगी। बहरहाल हम दूसरे पैराग्राफ से आज शुरू करते हैं। हमें फ़कत लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था। देखिए, यहाँ मुसन्निफ़ कह रहे हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान, हमें फ़कत सिर्फ लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था। उनको सिर्फ लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था। चुनांचे हमने फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी। तो क्या किया उन्होंने? उनको लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था, इसलिए उन्होंने फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी। अब कमीशन यहाँ पे क्या है? फ़ौजी अफसर बनना, यानी फ़ौज का जो अफसर होता है वो अफसर बनने के लिए जो दरख्वास्त, गुजारिश, इल्तिजा की जाती है, वो जो है उन्होंने दे दी है। उन दिनों अभी वो मुसीबत नाजिल नहीं हुई थी जिसे आजकल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। देखिए, उन दिनों ये जो सिलेक्शन बोर्ड वाली मुसीबत जिसको मुसन्निफ़ कह रहे हैं, वो मुसीबत नाजिल नहीं हुई थी, यानी वो मुसीबत नहीं उतरी थी अभी, जिसको सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। यानी उस ज़माने में बग़ैर सिलेक्शन बोर्ड के जो है अफसरों को मुंतखब कर दिया जाता था। अब सिलेक्शन बोर्ड, इसको उर्दू में कहते हैं हम इंतखाब करने वालों की मजलिस, ऐसे लोग जो इंतखाब करते हैं किसी का। ठीक है, फ़ौजी सिलेक्शन बोर्ड तो आ जाएगा ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड वहाँ पर में, यानी कि ऑफिसर्स का इंतखाब करने वालों की मजलिस। बहरहाल मुसीबत तो आप सबको समझती है, मुसीबत, रंज, तकलीफ़, सदमा, दिक्कत, मुश्किल वगैरह जिसके मानी निकलते हैं। उन दिनों अभी वो मुसीबत नाजिल नहीं हुई थी जिसे आजकल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, यानी उनके ज़माने में सिलेक्शन बोर्ड नहीं था। इंटरव्यू तो खैर उन दिनों भी होते थे, इंटरव्यू जो है उन दिनों भी हुआ करते थे और आज भी होते हैं, बल्कि एक छोड़कर तीन, लेकिन नहायती शरीफाना किस्म के। एक छोड़कर तीन हुआ करते थे, लेकिन नहायती शरीफाना किस्म के, यानी शरीफाना, शरीफों की तरह, बिल्कुल शरीफों की तरह इंटरव्यू उस ज़माने में हुआ करते थे। एक बुज़ुर्ग सा जर्नल, एक बुज़ुर्ग सा लेफ्टिनेंट होता था, कुछ नीम बुज़ुर्ग से ब्रिगेडियर्स, और जर्नल से छोटे ओहदे के लोग नीम बुज़ुर्ग, यानी अधेड़ उम्र, उनकी कोई ख़ास ज़्यादा उम्र नहीं होती थी, लेकिन उसमें एक जो होता था वो बुज़ुर्ग होता था, यानी जो ज़ईफ़ुल उम्र होता था, और कर्नल बैठे होते थे। देखिए, इंटरव्यू लेते वक्त ये 3 किस्म के लोग हैं वहाँ पर में, एक बुज़ुर्ग सा जर्नल, कुछ नीम बुज़ुर्ग से ब्रिगेडियर्स और कर्नल बैठे होते थे। सामने कुर्सी पर उम्मीदवार को बैठा दिया जाता था, सामने कुर्सी पर, उनके सामने जो है कुर्सी पर उम्मीदवार को बैठा दिया जाता था, ताकि उससे वो सवाल पूछ सकें, और फिर उससे नहायती बेज़रर से सवाल पूछे जाते थे, और उससे फिर नहायती बेज़रर से सवाल, बेज़रर से वो सवाल जिससे नुकसान ना हो, जिससे तकलीफ़ ना हो, यानी कि आसान सवाल, उससे बहुत छोटे छोटे और आसान सवाल पूछे जाते थे। मसलन देखो, यहाँ पर में नीचे दिया गया है, आपका नाम क्या है। अब ये भी कोई सवाल है, आपका नाम क्या है। यहाँ पर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवालिया निशान, क्योंकि एक सवाल है।
उसके बाद वाला सवाल देखिए आप, तालीम कहाँ तक है, तालीम कहाँ तक की है, ये भी सवाल कोई अहमियत नहीं रखता। फ़ौज में कोई रिश्तेदार है, वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह के जो है छोटे छोटे से सवाल उस ज़माने में, उस वक्त में पूछे जाते थे। चुनांचे हमारे 2 इंटरव्यू जहलम और पिंडी में हुए। चुनांचे मुसन्निफ़ के 2 इंटरव्यू जहलम और पिंडी में हुए और हम कामयाब रहें, और जो है मुसन्निफ़ उन दोनों इंटरव्यूज़ में कामयाब रहें। याद रहे कि आपको यहाँ पर में जो इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं इनको अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि आपकी दरसी किताब के मशक़ी सरगर्मियों में पूछा गया है ये। तो इंटरव्यूज़ इंग्लिश लफ्ज़ है, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताते रहूँगा आपको। सिलेक्शन बोर्ड गया है, उसके पहले कमीशन गया है वगैरह। आखिरी इंटरव्यू के लिए हुक्म मिला कि फ़ुला तारीख को शिमला हाजिर हो जाओ। देखिए क्या है, आखिरी इंटरव्यू के लिए हुक्म मिला। 2 इंटरव्यू हो चुके थे, उसके बाद वाला तीसरा इंटरव्यू जो कि आखिरी इंटरव्यू है, उसके लिए हुक्म मिला कि फ़ुला तारीख को शिमला हाजिर हो जाओ। देखिए लफ्ज़ फ़ुला आया है यहाँ पर में। अब फ़ुला क्यों लिखा है यहाँ पर उन्होंने? तो देखिए फ़ुला जो है उस वक्त लिखा जाता है वो चीज़ जो जहन में हो मगर ज़बान से ना कही जाए, उसके लिए कहते हैं फ़ुला। मसलन हमारा एक फ़ुला दोस्त है, यानी आप उसका नाम ज़ाहिर करना नहीं चाहते हैं। हमारे फ़ुला रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, यानी आप रिश्तेदार का नाम ज़ाहिर करना नहीं चाहते, जबकि आपके जहन में वो नाम है। इसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आखिरी इंटरव्यू के लिए हुक्म मिला, फ़ुला तारीख को शिमला हाजिर हो जाओ, यानी शिमला हाजिर होना है आखिरी इंटरव्यू के लिए। ये सुनकर हमारी खुशी की इंतहा न रही। जैसे उन्होंने सुना कि फ़ुला तारीख को जो है उनको इंटरव्यू के लिए शिमला जाना है, ये सुनकर मुसन्निफ़ की खुशी की इंतहा न रही, यानी हद से ज़्यादा उनको उस चीज़ की खुशी हो गई। चुनांचे हम एक नीम लेफ्टनी के आलम में शिमला रवाना हुए। तो फिर क्या हुआ, मुसन्निफ़ नीम लेफ्टनी के आलम में, यानी कि आधे लेफ्टिनेंट के आलम में शिमला रवाना हुए, शिमला के लिए जाने लगे, यानी शिमला गए। और जब इंटरव्यू हो चुका तो शिमला से घर पहुँचे। इंटरव्यू देने के बाद शिमला से घर पहुँचे और लेफ्टिनी के हुक्म का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। तीसरे इंटरव्यू के बाद मुसन्निफ़ बड़ी बेचैनी से लेफ्टिनी के हुक्म का इंतज़ार करने लगे। इधर चंद उजलत पसंद बुज़ुर्गों ने हमारी लेफ्टिनी के एजाज़ में पेशगी दावतें देना शुरू कर दी। क्या हुआ फिर कि जैसी वो शिमला से इंटरव्यू देकर आए मुसन्निफ़, तो चंद उजलत पसंद बुज़ुर्गों ने, यानी चंद बेसब्र बुज़ुर्गों ने, कुछ जल्दी करने वाले बुज़ुर्गों ने क्या किया कि उनकी दावतें शुरू कर दी, उनको दावत देना शुरू कर दी। क्यों भाई? क्योंकि वो जो है लेफ्टिनेंट के एजाज़ से नवाजे जाने वाले थे, वो लेफ्टिनेंट बनने वाले थे। उसकी जो है उसकी ख़बर में, उसकी खुशखबरी में उनके जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग होंगे उन्होंने उनको दावतें देना शुरू कर दी, जिन्हें हम वाजिबी बरखुरदारी मगर अफसराना वक़ार के साथ कबूल करते रहें। देखिए, जिन्हें हम वाजिबी बरखुरदारी, यानी कि उनके एहतराम में वाजिबी बरखुरदारी, जो उनका हक़ था वो दावत दे रहे थे और इनका हक़ था जो इसको कबूल करते जा रहे थे। याद रहे, मैं आपको कभी कभी जो है लफ्ज़ों का मफ़हूम वाज़े कर देता हूँ, लुग़वी मीनिंग ना बताते हुए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं लुग़वी माना बताता हूँ उसके, तो आपका जहन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है। इसलिए बसा औक़ात हम जो है मफ़हूम की तरफ भी तवज्जो दे देते हैं। आप इसको अच्छी तरह याद रखें। हम वाजिबी बरखुरदारी मगर अफसराना वक़ार के साथ कबूल कर रहे दावतें जो मिल रही थी अफसराना विकार के साथ। देखिए वक़ार का जो है, देखिए माज़रत चाहता हूँ, मैंने विकार कह दिया, सही लफ्ज़ होता है वक़ार जाहो जलाल क़द्र व मंजिलत, बड़ी जाहो जलाल और क़द्र व मंजिलत, यानी इज़्ज़त के साथ जो है उन दावतों को कबूल करते रहे। आखिर एक दिन डाकिया खुला तार लेकर आया और दूर ही से बोला। आखिर क्या हुआ, एक दिन डाकिया, पोस्टमैन, डाक लेकर आने वाला शख्स खुला तार लेकर आया। खुला तार यानी कि ऐसा ख़त लाया जो लिफाफे में ना हो, सिर्फ सादा सा ख़त लेकर आया। लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट मुबारक हो, लेकिन तार पड़ा तो फ़कत इतना लिखा था
तुम्हें OTS महू में ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया है। तार में क्या लिखा था कि तुम्हें OTS महू में ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया है, यानी आपका इंतखाब ऑफ़िसर ट्रेनिंग स्कूल मऊ में किया गया है, यानी मऊ में आपको ऑफ़िसर ट्रेनिंग स्कूल में जाना है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हाजिर हो जाओ। कब हाजिर हो जाओ? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हाजिर हो जाओ। रेल के सफ़र के लिए दर्जा अव्वल का टिकट मिला। रेल में सफ़र करना था और उस सफ़र के लिए दर्जा अव्वल यानी फ़र्स्ट क्लास की टिकट उनको मिली। ये भी हमारी आलाजाही की अलामत थी। ये भी हमारी आलाजाही, बुलंद शान की, बुलंद मर्तबे की अलामत थी, निशानी थी। क्या? कि उनको रेल में ट्रेन के अंदर अव्वल दर्जे की टिकट मिली थी। टिकट देने वाले डब्बे में दाखिल होते तो सर कहकर ख़िताब करते। देखिए, जब टिकट देने वाले जब डब्बे में दाखिल होते तो सर कहकर ख़िताब करते। उनको कहते, सर फुला ये काम है, वो काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, ये लीजिए, वो लीजिए, वगैरह वगैरह। खुदा जाने उन्हें कैसे महसूस हो जाता कि ये आम आदमी नहीं है। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि खुदा जाने उन्हें ये कैसे मालूम हो जाता, महसूस हो जाता कि ये आम आदमी नहीं है, ये आम सा शख्स नहीं है। तो देखिए, उसकी वजह ये हो सकती है कि जो फ़र्स्ट क्लास की बोगी में जो शख्स बैठने के लिए आया, तो जाहिर सी बात है कि ये आम आदमी नहीं होगा। ऐसा कयास वो डब्बे में मौजूद लोग करते होंगे। अफसरान हो सकते वो, मे बी पॉसिबल। बहरहाल हम उनसे वही सलूक करते जो एक अफसर को दरमियाना दर्जे के सरकारी मुलाजिम से करना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट साहब, हमारे जो लेफ्टिनेंट हैं, वो उनसे वही सलूक करते जो एक अफसर को दरमियाना दर्जे के सरकारी मुलाजिम से करना चाहिए। दरमियाना दर्जे के सरकारी मुलाजिम के साथ जो सलूक होता है, तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब भी वही सलूक कर रहे हैं उन लोगों से। ठीक हो गया? उसके बाद देखें आप, और इत्तेफाक राय इस बात पर हुआ कि मामूली फ़र्क है। इत्तेफाक राय का इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि मामूली फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। चुनांचे रतलाम और महू के दरमियान हमारा मिजाज अर्श मोहल्ला से कुछ ही इधर था। फिर देखिए, ऐसा हुआ कि रतलाम और महू के दरमियान, यानी रतलाम और महू के बीच हमारा मिजाज, यानी मुसन्निफ़ का जो मिजाज था, दिमाग था, वो अर्श मोहल्ला से कुछ ही इधर था। यानी यहाँ पर मैं मुसन्निफ़ कहना ये चाहते हैं, पहले तो आप ये समझ ले भाई कि अर्श मोहल्ला क्या है। अर्श बरी को अर्श मोहल्ला कहते हैं, यानी सबसे ऊंचा आसमान। ठीक हो गया? अब समझे उसको कि अर्श मोहल्ला, उनका जो मिजाज था, उनका जो दिमाग था, वो अर्श मोहल्ला से कुछ ही इधर था। यानी मुसन्निफ़ कहना ये चाह रहे हैं कि उनको शदीद जो है गुस्सा, एटीट्यूड आप जिसको कह लें, कि उनके बर्ताव में, उनके रवैये में तब्दीली आ गई थी। किस बात को लेकर? कि वो लेफ्टिनेंट बनने वाले थे और वो बिहेवियर, रवैया भी उन मुलाजिमीन के साथ अफसरों जैसा कर रहे थे जैसा कि आइंदा अफसर किया करते होंगे। ठीक हो गया? चले उसके बाद देखें, आखिर महू का स्टेशन आ गया। आखिर यूँ हुआ कि महू का स्टेशन आ गया। तवक्को थी कि हमारे इस्तकबाल के लिए फ़ौज का दस्ता आएगा। उनको ये उम्मीद थी मुसन्निफ़ को कि उनके इस्तकबाल के लिए फ़ौज का दस्ता आएगा। भाई दस्ता क्या होता है? फ़ौज के एक हिस्से को कहते हैं दस्ता, यानी फ़ौज का एक हिस्सा उनके इस्तकबाल के लिए आएगा। बैंड होगा, बैंड बाजा बजाने वाले होंगे वहाँ। मोटरें होंगी, मोटरें, फोर व्हीलर्स आप समझ लें उसको, आज की भाषा में, आज की लैंग्वेज में, आज की ज़बान में उसको समझ लें। आपकी फोर व्हीलर्स आएंगी जिनके ड्राइवर हमारे लिए दरवाज़ा खोलेंगे। वो फोर व्हीलर जो आएंगी उसमें जो ड्राइवर होंगे, वो ड्राइवर मुसन्निफ़ के लिए दरवाज़ा खोलेंगे और बाअदब, बामुलायज़ा,
देखिए बाअदब बामुलायज़ा, यानी बाअदब अदब के साथ, बामुलायज़ा यानी कि लिहाज के साथ हमें अपने बंगलों तक पहुंचा देंगे। ऐसा ख्याल कौन कर रहा है? मुसन्निफ़ कर रहे हैं। लेकिन देखा तो यहाँ का बंदोबस्त किसी कदर मुख्तलिफ था। मुसन्निफ़ कह रहे हैं लेकिन देखा तो यहाँ का बंदोबस्त यानी कि इंतज़ाम किसी कदर मुख्तलिफ नज़र आया, किसी कदर मुख्तलिफ नज़र आया वहाँ का इंतज़ाम, यानी जैसी तवक्को, जैसा ख्याल मुसन्निफ़ कर रहे थे उसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ वहाँ का बंदोबस्त मुसन्निफ़ को नज़र आया। वहाँ का जो इंतज़ाम था उनकी तवक्को के बिल्कुल बरख़िलाफ़ उनको नज़र आया। इस्तिक़बाल के लिए आदमी तो थे लेकिन उनमें ऐसी वाफिर आदमियत न थी। देखिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं बड़े रंजीदा होकर कि इस्तिक़बाल के लिए आदमी तो थे लेकिन उनमें ऐसी वाफिर आदमियत न थी। वाफिर के मानी आते हैं बहुत, कसरत से, यानी बहुत ज़्यादा उनमें आदमियत के मानी ले लेंगे हम अखलाक, मुरव्वत, इंसानियत न थी। यानी जितनी इंसानियत, अखलाक और मुरव्वत उनमें होनी चाहिए थी वो उनके अंदर में नहीं थी। किन में? वो आदमी जो इस्तिक़बाल के लिए खड़े थे। गाड़ी रुकी तो हमारे डिब्बे में एक गोरा दाखिल हुआ जिसके बाजू पर 3 सफ़ेद धज्जियाँ लगी थी। देखिए गाड़ी रुकी तो वहाँ पर में उनके डिब्बे में एक गोरा यानी कि अंग्रेज़ दाखिल हुआ जिसके बाजू, शोल्डर पर, कंधे पर 3 सफ़ेद धज्जियाँ लगी थी। अब धज्जियाँ क्या होती हैं? तो देखिए धज्जियाँ के वैसे धज्जी के लुग़वी मानी आते हैं कपड़े या कागज़ की कतरन, लेकिन यहाँ पर में उसके बाजू पर लगी थी, उस गोरे के बाजू पर 3 धज्जियाँ लगी थी जो इस बात की ज़मानत थी कि ये कोई ना कोई अफसर हैं। जो धज्जियाँ, जो पट्टियाँ उसके शोल्डर पर लगी हुई थी। बहरहाल मैं यहाँ पर अब इसको ख़त्म करता हूँ। इसके बाद वाला जो है पोर्शन मैं 1-2 पार्ट में अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखा करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में आपको नुकसान नहीं होता, अलबत्ता हम मोटिवेट हो जाते हैं। और ना पसंद आए तो आप बेफ़िक्र होकर डिसलाइक करें ताकि समझ में आ जाए कि हम वीडियो के अंदर वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जिसकी तवक्कुआत आप कर रहे हैं। दोनों चीज़ें आपके इख्तियार में हैं। आप चाहो तो लाइक करें, आप चाहो तो डिसलाइक करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो लाइक करके इसको शेयर करें ताकि दूसरे तलबा भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें ताकि उससे मुझे हौसला मिले। बहरहाल आज मैं यहाँ पर अपना इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वस्सलाम।